नमस्कार दोस्तों। कृषि ज्ञान इंडिया यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उनके साथ चर्चा का, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं सतत विकास के लक्ष्य। इन ये कृषि क्षेत्र में ख़ास तौर पे कैसे लागू होते हैं और इनका क्या महत्व है, इसके बारे में डॉक्टर श्रीवास्तव हमसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, और दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। आपने जो क्वेश्चन किया है वो वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सब बातें जो रिपोर्ट्स में हैं या कहीं से रिकमेंडेशन आई हैं, ये उन लोगों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए जो कि ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। तो ये जो सतत विकास लक्ष्य, जिन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, ये दुनिया में खुशहाली कैसे बरकरार रखी जाए उससे संबंधित है। अब हमेशा ये ध्यान दिया जाता है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन का जो प्रेशर है वो हमारे रिसोर्सेज पे बढ़ता चला जा रहा है, तो हम ऐसी स्थिति में खुशहाली को कैसे बरकरार रखेंगे, इसके लिए सरकारी लेवल पर देशों में, विदेशों में, प्रदेशों में ये कोशिशें होती रहती हैं। लेकिन वो कोशिशें एक ख़ास तरीके से की जाएं, तो उसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए। सबसे पहले उन्होंने मिलेनियम गोल्स 2000 निर्धारित किए थे। वो 8 गोल्स थे, और उन गोल्स का भी यही लक्ष्य था कि बढ़ती हुई आबादी और रिसोर्सेज पर जो प्रेशर पड़ रहा है, इनको अच्छी तरीके से कैसे मैनेज करें, और ताकि हर क्षेत्र में खुशहाली हो और प्रोग्रेस होती रहे। लेकिन बाद में ये महसूस किया गया कि इन 8 गोल्स से काम नहीं चलेगा, और भी इनका विस्तार किया जाए। तो फिर वो 17 गोल निर्धारित किए गए, और वो भी जितने भी सदस्य देश हैं उनसे ये कहा गया कि मिलजुल कर इन गोल्स को हम लोग पूरा करेंगे, तभी ये काम हो पाएगा। नहीं तो कोई एक देश अकेला या एक प्रदेश अकेला वो गोल्स पूरे नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए प्रयास करने के लिए 17 गोल जो निर्धारित किए यूनाइटेड नेशंस ने, वो 2015 में किए। और फिर ये कहा गया कि इनका 2030 तक इन गोल्स को किसी तरीके से अचीव किया जाए, तभी जो हमारा लक्ष्य है खुशहाली बनाए रखने का, वो रहेगा। तो ये लक्ष्य क्या हैं? ये लक्ष्य एक्चुअली अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो 6 लक्ष्य तो ऐसे हैं जो कि पॉवर्टी, कुपोषण, गरीबी और इससे रिलेटेड है। और इनको अचीव करने के लिए फिर काफ़ी अच्छा डिस्कशन करके एक रोड मैप तैयार किया गया है कि ऐसे ऐसे करो भाई, सब लोग मिल के करो। इसी तरीके से दूसरा ग्रुप है, उस ग्रुप में जो लक्ष्य रखे गए हैं वो ये हैं कि किस तरीके से इक्वलिटी लाई जाए, चाहे वो जेंडर के लेवल की इक्वलिटी हो, या समाज में जो न्याय व्यवस्था है उसका हो। तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। अगर न्याय सही नहीं मिलेगा तो फिर वही बात हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ सकती, कोई कम्युनिटी पीछे छूट जाती है, कोई आगे निकल जाती है। और इसी तरीके से जो दूसरा है वो ये है कि जो ग्रुप है उसमें ये है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और जो एनर्जी मैनेजमेंट है या हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट है उस पर कैसे काम किया जाए। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके उनका रोड मैप इसमें दिया गया है। और इनके बारे में अगर अकेले वैज्ञानिक ही जानेंगे तो फिर हम अचीव नहीं कर सकते। इनको वैज्ञानिक भी जाने, और वैज्ञानिकों से के साथ जो काम करने वाले हैं, चाहे वो एक्सटेंशन में काम कर रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से इनके बारे में पता होना चाहिए, और वो एक्सटेंशन में जो काम कर रहे हैं वही फार्मर्स तक ले जाएंगे। अब ये 17 गोल हैं, उनमें से 11 गोल तो डायरेक्टली हमारे एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं, जिसमें जैसे इन्वायरमेंट का इशू है, पॉवर्टी का इशू है, कुपोषण का इशू है। इस तरह के 11 जो गोल हैं वो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड हैं। तो इनके लिए हमारे जो एग्रीकल्चर है उस सेक्टर में चाहे कोई काम कर रहा है, चाहे वो राजनयिक काम कर रहे हैं, चाहे वो
जो हमारे अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं वो नॉलेज ले रहे हैं, चाहे किसान हैं या जो अधिकारी वर्ग हैं, इन सबको इनके बारे में पता होना चाहिए कि हमें इन्वायरमेंट को कैसे मैनेज करना है, एनर्जी मैनेजमेंट हमको कैसे करनी है, जो कुपोषण की व्यवस्था जो जो वो महामारी है। एक स्थिति बन गई है पूरे देश भर में, तो उस कुपोषण को कैसे हमें ख़त्म करना है। तो ये सब चीज़ें तो तभी आएंगी ना जब हमें उनके बारे में इन डेप्थ पता होगा, और इन डेप्थ जब पता होगा तो उसके बारे में हम सोचेंगे और अपनी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करेंगे। तो ये सब चीज़ें इन सब इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बताई गई हैं। अब इंडिया में क्या काम हो रहा है, इंडिया में अच्छा काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में, लेकिन उस स्पीड से काम नहीं हो रहा जिस स्पीड से होना चाहिए। और उसका कारण यही है कि जो लिटरेसी लेवल है इन सब बातों के बारे में, और जिनको फॉलो करना है उनको पता नहीं है, लिटरेसी लेवल बहुत कम है, उसको ही हमें बढ़ाना है। और वो तब बढ़ेगा जब हमारा एक्सटेंशन साइंटिस्ट या वर्कर हैं वो इसके बारे में नॉलेज रखेंगे, और वही किसान को या कृषि से रिलेटेड इंडस्ट्री हैं, व्यवसायी हैं, उन तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनके लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये कही गई कि इनको हम इम्प्लीमेंट करें तो आइसोलेशन में ना करें, सभी राष्ट्र मिल के करें। जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे एनवायरमेंटल इशू है, ये तो पूरे एक राष्ट्र के नहीं है, पूरे दुनिया के लिए एक इशू है। तो इसको हम, कुपोषण की समस्या है, पूरी दुनिया के लिए एक इशू है। तो ये सब आपस में मिल के, इसमें करीब 6-7 गोल तो ऐसे हैं जिनमें अगर आपस में मिल के नहीं करेंगे तो वो गोल कभी अचीव ही नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमें एक तरीके से पार्टनरशिप देशों के साथ करनी है। इसी तरह से जो हमें अपने लेवल पे किसी देश को काम करना है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र को ही अगर हम ले लें तो वहाँ भी एग्रीकल्चर में अकेला किसान कुछ नहीं कर सकता, या जो अधिकारी हैं, साइंटिस्ट हैं, वो ही अगर आपस में मिल के करें तो लक्ष्य अचीव तो वो हो सकता है, कुछ कर भी लें, लेकिन उसमें जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जब तक इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तब तक वो लक्ष्य बहुत अच्छी तरीके से अचीव नहीं हो सकते। इसीलिए हमारी जितने भी अच्छी रिपोर्ट्स हैं उन सब में ये कहा गया है कि भाई आप जो हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करिए, चाहे वो एनर्जी से रिलेटेड है, चाहे दूसरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, या सॉइल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तभी एक इतना बड़ा एरिया है, इसको हम मैनेज कर पाएंगे, अदरवाइज आइसोलेशन में ये काम नहीं हो सकता है। अब जैसे भंडारण की समस्या है, भाई ये समस्या सीधी जुड़ी हुई है हमारे कुपोषण से, गरीबी से। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी जो है वो अगर भूखों क्यों रह जाती है, कहते हैं भूखे रह जाती है, हालांकि इतना अब नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी मात्रा में हमारे अन्न जो है वो ख़राब हो जाता है, हमारी सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, हमारे फ्रूट्स ख़राब हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि जो भंडारण की समस्या है वो आज तक हल नहीं हुई है। हम सरकारी क्षेत्र पर अगर भंडारण को छोड़ देंगे तो ये कभी नहीं होगी, और सरकारी भंडारण जितने भी हैं वो बहुत एफिशिएंटली काम भी नहीं कर रहे हैं। तो हमें इस क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करना पड़ेगा, और इसके लिए जितने भी हमारी रिकमेंडेशन आई हैं, रिकमेंडेशंस अलग अलग अच्छी कमेटियों की, जिन्होंने बहुत स्टडी के बाद कहा है, तो उन्होंने सब ने कहा है कि भाई इसमें पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई वो जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि किसानों को कोई नुकसान ना हो, उसके लिए एक नीति बनानी पड़ेगी, और उस नीति के आधार पर इस योजना को प्रमोट करना पड़ेगा। और इसी तरीके से लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात आती है। अब हमारे देश में हमारे बहुत सारा प्रोड्यूस ऐसा है जिसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसकी वजह से वो मार्केट में महंगा हो जाता है, विदेश का माल सस्ता हो जाता है। अब लॉजिस्टिक कॉस्ट में क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के एक सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वो बड़ा कॉस्टली होता है। अब ये पिछले 70 साल में हमने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से अगर हम ध्यान देते इस पे,
तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस का था होता, वो बड़े आसानी से हो जाता, कम खर्चे में होता है और हमें मार्केट दूसरी जगह मिलते रहते। तो वो नहीं हुआ, लेकिन चलो सौभाग्य से अब ये हो रहा है कि इस समय लॉजिस्टिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो रोड ट्रांसपोर्ट भी, रेलवे ट्रांसपोर्ट भी, एयर ट्रांसपोर्ट भी, इस सब में काफ़ी सुधार आया है और ये सुधार कंटिन्यूस होना चाहिए। अभी हमें इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करना है, हर क्षेत्र में कम्पीट करना है, तो उसमें हमें हर क्षेत्र में लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है। हमारी जो टैक्सेशन व्यवस्था है उसको भी सुधारना है, बार बार इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हम विदेशों में मार्केट में जब जाएँ तो वहाँ हम एक कंपटीशन में खड़े हों, क्वालिटी के हिसाब से भी और कॉस्ट के हिसाब से भी। अगर हमारी क्वालिटी अच्छी है, कॉस्ट ज़्यादा है, फिर भी हमारी चीज़ नहीं बिकेगी, और अगर हमारे कॉस्ट कम है, क्वालिटी ख़राब है, तब भी चीज़ नहीं बिकेगी। तो हमें क्वालिटी भी अच्छी पैदा करनी है। अब वो क्वालिटी अच्छी पैदा करने के लिए भी हमें एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है। जिसको नॉलेज है कि भाई किस क्वालिटी की चीज़ की कहाँ आवश्यकता है, वो हमें अपने साथ लगाना चाहिए। जैसे हमने बताया कि आजकल बहुत ज़्यादा मिलेट्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के आ रहे हैं। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, उन्होंने तो स्टडी कर रखी है पूरे दुनिया भर में कि कहाँ किसकी कैसे आवश्यकता है। तो हम अगर उनसे जुड़ जाएंगे तो उसका फ़ायदा किसानों को भी होगा और जो इंडस्ट्री है उसको भी होगा। लेकिन अभी इंडस्ट्री क्या करेगी कि उससे चूँकि हम मिल नहीं रहे हैं, तो वो भी फिर दूर होके काम कर रहे हैं। तो क्या है कि हमारा प्रोड्यूस रॉ मटेरियल ले लिया और फिर वो अपने प्रोडक्ट बनाएंगे इंटरनेशनल क्वालिटी के, फिर उनको बेचेंगे, तो नेचुरली वो ज़्यादा कमाएंगे। लेकिन अगर किसान इसमें चेन में हो डायरेक्ट उनके साथ, तो जो सामान किसान से उस चेन में जाएगा उसकी कॉस्ट उसको ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए एक जो सप्लाई चेन है उसका हिस्सा किसानों को बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हालांकि इसके लिए बड़े कोशिशें हो रही हैं, एफपीओ बनाकर या और सहकारी संस्थाएं बनाकर इस चेन को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन अभी उतनी तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि एक तो किसानों में भी ये लग रहा है कि वो चीज़ भावना पैदा नहीं हुई है कि हम अपने आप को मार्केट के हिसाब से तैयार करें, और मार्केट के हिसाब से जब तक सोचेंगे नहीं, तब तक हमारे प्रोडक्ट मार्केट के हिसाब से बनेंगे नहीं। तो ये चीज़ें लाने की आवश्यकता है। दूसरा जो इनोवेशंस की बात है, इनोवेशंस को प्रमोट करना अपने देश में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अब देखो, इनोवेशन भी 3 तरह के इनोवेशन हमें अभी फ़िलहाल जो है जिन पे प्रमोट करने की आवश्यकता है, वो ये है कि जो हमारी प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी हैं, जो किसानों को पता है, किसान जिनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें इनोवेशंस किए जाएँ, और वो इनोवेशन ऐसे हों कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दें, क्वालिटी अच्छी हो जाए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में हमारे किसानों को पता हो, उस हिसाब से वो कम कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट पैदा कर सकें। तो ये इस तरह के इनोवेशंस की ज़रूरत है, और इनोवेशंस को भी 3 भागों में इन्होंने बांटा हुआ है। अगर हम इन्होंने क्या, हम सब ने ही ये सोच के देखो अगर, तो 3 भागों में एक तरीके से वो बटे हुए हैं। एक तो जो हमारी प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको और एफिशिएंट बनाने के लिए इनोवेशन हो रहे हैं, और वो बहुत आवश्यक हैं। उसमें हमारी जो लोकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, लोकल हमारे लोग हैं, जो जिनको हम कहते हैं कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी, उन जुगाड़ टेक्नोलॉजी को भी हमें रिफ़ाइन करना है, उनको लाना है। तो ये इनमें इनोवेशंस पे ज़्यादा अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। और दूसरे जो हमारे इनोवेशंस हैं कि भाई जिसमें आईटी का क्षेत्र है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, उसको भी हमें अपने साथ एसोसिएट करना है, उसमें भी इनोवेशंस की ज़रूरत है। और तीसरे वो हैं जो बहुत हायर लेवल के इनोवेशंस हैं, जिनको मतलब एक तरीके से वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, और इससे भी आगे। तो इन इनोवेशंस को की भी आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो उधर भी ध्यान देना है। लेकिन फ़िलहाल जो है, हमें अपने जो प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको उनमें इनोवेशंस करना है, ताकि वो इजीली एक्सेप्ट हो जाएं, और हमारी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो कम हो जाए, और जो हम क्वालिटी प्रोडक्ट पैदा करें ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें। अब एक चीज़ और बड़ी अपने देश में है कि घड़ा बनाने वाले की तारीफ़ आसानी से कोई नहीं करेगा, लेकिन घड़े में छेद करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, घड़े को बिगाड़ देंगे। इसका कहने का मतलब हमारा ये है कि जब कोई प्लानिंग होती है और कोई सामने लेके प्लान करके आता है,
तो बजाय उसको ये कि ठोंक बजा के देखें कि भाई वास्तव में ये अच्छी चीज़ है, इससे फ़ायदा हमें होगा, वो न करके हमारी ये कोशिश हो जाती है कुछ लोगों की कि उसको एक तरीके से गुब्बारे की हवा निकाल दो, तो उससे बड़ा नुकसान हो जाता है। हमें गुब्बारे की हवा नहीं निकालनी है, हमें घड़े को फोड़ना नहीं है, हमें घड़े को बजा के देखना है कि ये पक्का है कि कच्चा है। अगर पक्का है तो हमें उसको बहुत संभाल कर रखना है। तो इसी तरीके से जो योजनाएं हैं जो हमारे लिए बन रही हैं, बनाई गई हैं, अगर वो अच्छी हैं तो हमें उन योजनाओं को अपनाना चाहिए। और ये हमें पता तब लगेगा जब हमारे विचार विमर्श में ये सब चीज़ें होंगी। अब मैंने ये जो किताब लिखी है अमृतकाल के आत्मविश्वासी किसान, इस किताब में मैंने यही बताने की कोशिश की है कि किसानों को वो सब चीज़ें पता हों, एक्सटेंशन वर्कर्स को वो सब चीज़ें पता हों, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनको वो सब चीज़ें पता हों जो डिस्कशन में आजकल हैं। अगर इन सबको ये सब चीज़ें पता होंगी, इसका मतलब वो इन चीज़ों के बारे में लिटरेट हैं। चाहे वो इन्वायरमेंट की समस्या है, चाहे इंटरनेशनल मार्केट की समस्या है, चाहे एनर्जी मैनेजमेंट की समस्या है, इस तरह के चाहे जो नीतियां हैं उनके बारे में अगर इनको मोटी मोटी नॉलेज सबको है तो जो योजनाएं बनेंगी और कार्यान्वित होंगी, उन योजनाओं में वो अपना योगदान दे सकते हैं कि अच्छी योजनाएं बने। इसीलिए मैंने ये कोशिश की कि ये मोटी मोटी बातें इसमें रखी जाएं ताकि विचार विमर्श में आ जाएं। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि पंचायत जो हैं वो अपने लेवल पे छोटे छोटे ग्रुप बनाएं जो पढ़े लिखे युवा हैं, ताकि वो महीने में 15 दिन में कभी बैठ के इस तरह की बातों के ऊपर डिस्कशन करें और फिर वो एक नई नॉलेज जनरेट हो। वो नॉलेज जो है फिर ऑफिसर्स जो एग्रीकल्चर के हैं उनके साथ कभी डिस्कस हो तो बता सकते हैं, हायर लेवल पर वो बातें पहुंच सकती हैं। तो इस तरह के क्लब्स बनाने की ज़रूरत है। अब जैसे न्यूयॉर्क में एक क्लब बनाया उन्होंने, तो उन्होंने हमारे जो चरक संहिता है उसके ऊपर एक क्लब बनाया है। अब उस क्लब में यही सब डिस्कस हुआ तो उन्हें बहुत सारे प्लांट्स की नॉलेज हो गई। तो इसी तरीके से इन सब किताबों का महत्व तभी है जब विचार विमर्श में बातें आएँ। और ये कोशिश हमारी रहनी चाहिए, चाहे और भी लेखकों ने कई चीज़ें लिखी होंगी, मैंने भी लिखी हैं। और कोशिश ये है कि जो सिंपलेस्ट वे में जो मेन यूजर है टेक्नोलॉजीज़ का, वहाँ तक ये बातें पहुँच जाएँ। तो ये हमारी कोशिश रही है इस किताब के बारे में। अब एक बात और है कि स्किल डेवलपमेंट की भी बड़ी ज़रूरत है। ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको अचीव बातों से नहीं किया जा सकता, पेपर लिख के नहीं किया जा सकता, योजनाएं बना के नहीं किया जा सकता। इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ही स्किल्ड होने की आवश्यकता है। और आजकल जो स्किल डेवलपमेंट का है तो इसके बारे में बहुत सी शिकायतें भी आ रही हैं कि जी बहुत अच्छे स्किल्ड लोग नहीं पैदा हो रहे हैं। तो हमें अच्छे टीचर स्किल डेवलपमेंट के बनाने हैं पूरे देश भर में। जो हमारी शिक्षा नीति है 2020 की, उसमें ये दिया गया है कि भाई हर लेवल पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए। तो वो स्किल डेवलपमेंट अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, सब जगह से जब शुरू होगा तो वो बहुत ही अच्छे लोग निकलेंगे और ये जो सतत विकास लक्ष्य हैं इनको आसानी से वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो इसके लिए हमारे लोगों में ये अच्छी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें अच्छी किस्म की स्किल लेनी है। अब ये देखिए कि अभी स्किल्ड लोगों की 1 लाख लोगों को ताइवान ने कहा कि हम इंपोर्ट करेंगे बाहर से। तो जो स्किल्ड होगा वो जाएगा। अकेले एग्रीकल्चर के फील्ड में ही नहीं, हर फील्ड में स्किल्ड लोगों की अब ज़रूरत होगी। तो इस तरफ हमें ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है। और ये सतत विकास लक्ष्य को सिर्फ ये न सोचा जाए कि ये लक्ष्य हैं, क्या है, कुछ अचीव हो जाएंगे, कुछ नहीं हो जाएंगे। अगर हमने इसको सीरियसली ना लिया तो हम वैसे ही पिछड़ जाएंगे जैसे WTO में हम पिछड़ गए। WTO में हमें काफ़ी टाइम मिला था कि हम अपने आप को इस लायक बना लें कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट कम्पीट करें, लेकिन हम उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। और उसका कारण ये हुआ कि आज छोटे छोटे देश जो हैं उन्होंने ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में अपनी उपस्थिति बना ली है और इंडिया भी बहुत से क्षेत्रों में स्ट्रगल कर रहा है। तो ये हमारे
डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी चर्चा हो गई आपके साथ, क्योंकि ये जो टॉपिक है नॉर्मली लोग डिस्कस नहीं करते। ख़ास तौर पे यूट्यूब पे तो मैंने हार्डली देखा है कि किसी ने इस टॉपिक के ऊपर विस्तार से डिस्कशन किया हो। और मैं लास्ट में एक बात और कहूँगा दर्शकों से कि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये प्रेरित करें कि वो एक प्लेटफार्म पे आके कम से कम एग्रीकल्चर के लिए कोई अच्छा कानून बनाएं, नीतियाँ बनाएं। जैसे कि अमेरिका में जो बाइडोल एक्ट बना 1980 में, उसकी वजह से पूरे अमेरिका में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का आया। और वो उसमें एक दूसरी पार्टी का था, एक दूसरी पार्टी का था, 2 सेनेटर थे, दोनों ने मिलके बनाया। ऐसे हमारे देश में भी अगर हम पार्टियों के जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं, वो एक साथ आके ये सोचें एग्रीकल्चर का भला हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम ये सतत विकास लक्ष्य अचीव कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक अच्छी नीति बना के सामने आना पड़ेगा। चलिए डॉक्टर साहब, ये चर्चा अब हम समाप्त करते हैं और अगली चर्चा में आपसे फिर मिलेंगे। और दर्शकों, आप डॉक्टर साहब की जो किताब है वो ज़रूर ख़रीद के पढ़ें। ख़ास तौर पे जो लोग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हैं, उनके लिए वाकई में बहुत अच्छी किताब है। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आए और हमसे ये सारा डिस्कशन किया। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।